सर्वप्रथम आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडोरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के जरिए हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को लर्न करने के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की। हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में ये देखा कि टेंस एस्पेक्ट सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, अर्थात उसे किस परिभाषा के तहत इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है और उसका कार्य क्या होता है। इसके बाद में हम लोगों ने यह भी देखा कि टेंस एस्पेक्ट सिस्टम अपने कार्य के आधार पर कितने तरीके का हो सकता है, और बाद में हम लोगों ने डिस्कशन करते हुए ये बातें सीखी कि यदि कोई एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट का टाइम मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यानी वार्तालाप के समय के समान है तो ऐसी दशा को हम लोग प्रेजेंट टेंस के द्वारा व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और यदि कोई भी एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट का टाइम मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के समय के पूर्व के समय अंतराल का है तो ऐसी दशा में हम लोग पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। और यदि हमारे पास में कोई भी एक ऐसा एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट है जिसके बारे में हम लोग कल्पना, प्रबल संभावना, संभावना, भविष्यवाणी इत्यादि को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका जो टाइम है वो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद में आने वाले काल्पनिक समय अंतराल से होकर के आ रहा है, तो हम लोग इस प्रकार के वाक्यों को या इस प्रकार के एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट इत्यादि को फ्यूचर टेंस में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेंस एस्पेक्ट सिस्टम की इसी लर्निंग सीरीज को एक कदम और आगे लेकर के जाने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीख पाएंगे कि टाइम को टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है और टाइम टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यानी कितने तरीके का टाइम हो सकता है। किसी भी समय का प्रस्तुतिकरण टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में किस प्रकार का हो सकता है और उसे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हम लोग अपने वाक्यों में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं और टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के अंतर्गत टाइम को कैसे व्यक्त किया जाता है, किन प्रकार के प्रेपोजिशंस इत्यादि का हम लोग प्रयोग करते हैं और टाइम कितने तरीके का हो सकता है टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, किसी भी बात पर जाने के पूर्व हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठें और इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर को देखें। हो सकता है ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही में एक और बात है कि अगर ये पूरा का पूरा टॉपिक हम केवल एक वीडियो लेक्चर में कंपाइल नहीं करेंगे आपके लिए, तो आपको चीजों को जो है कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है और आप हमारे साथ में वन बाय वन चीजों को नोट आउट करते जाइए और उनको अच्छे तरीके से समझते रहिए। तो जो सबसे पहली बात हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं वो टाइम के संबंध में है। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि समय कितने तरीके का हो सकता है। अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें यानी अंग्रेजी भाषा की बात करें तो टाइम को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। हम लोग दो नजरिए से समय को देख सकते हैं, जिनमें से जो सबसे पहला तरीका है टाइम को देखने का उसे हम लोग कहते हैं रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं वास्तविक समय। बातों को बहुत ही आसानी से समझिएगा और बहुत ही आराम से समझिएगा। और जो दूसरा हमारे पास में टाइम को देखने का नजरिया है उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी टाइम। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी टाइम। इमेजिनरी टाइम को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं काल्पनिक समय। इमेजिनरी टाइम को हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं? काल्पनिक समय। वास्तव में काल्पनिक समय के जैसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग आगे आने वाले समय के हिसाब से जो कल्पनाएं करते हैं और उन्हें जो हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं उसी बात को हम लोग कह देते हैं कि भाई ये चीज जो है वो काल्पनिक समय से बिलोंग करती है, यानी ऐसा समय जो अभी तक आया नहीं है या जिसके संबंध में अभी तक कोई भी पूर्व सूचना नहीं है। इस तरीके के समय को हम लोग क्या कह देते हैं? काल्पनिक समय कह देते हैं। ठीक है, अब आते हैं रियल टाइम पर। रियल टाइम की अगर हम लोग बात करें यानी वास्तविक समय की अगर हम लोग बात करें
तो रियल टाइम हमें दो तरीके से देखने को मिल सकता है अपने वाक्यों में। जो सबसे पहला तरीका है उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टाइम। पास्ट टाइम बोलने का मतलब होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। एक और बात हम आपको यहां पर बता दें, यहां पर आप टेंस को टाइम मत समझ बैठिएगा, क्योंकि टेंस एक्चुअल में क्या है, टेंस बोलने का मतलब हुआ किसी भी एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट के टाइम को मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के सापेक्ष में व्यक्त करना। और टेंस को व्यक्त करने के लिए, या फिर हम लोग ये कहें कि जब कभी भी हम लोग किसी एक्शन, स्टेट, इवेंट या प्रोसेस के टाइम को मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के सापेक्ष में व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, यानी वर्ब का एक जो है खास रूप हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी टाइम को टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के अंदर व्यक्त किया जाता है, और उसे व्यक्त करने के लिए हम लोग या तो एडवर्ब ऑफ टाइम के शब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर हम लोग किसी प्रकार के जो है टाइम को डिनोट करने वाले किसी प्रकार के शब्द या फ्रेज का उपयोग करते हैं, और उस शब्द या फ्रेज के पहले हम लोग प्रीपोजिशंस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो टाइम एक अलग चीज है और टेंस हमारा क्या है, अलग चीज है। टेंस हमारा एक सिस्टम है जिसे हम लोग टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, और टाइम क्या है, टाइम जो है उस टेंस एस्पेक्ट सिस्टम का एक केवल एलिमेंट है, एक अवयव है जिसको हम लोग यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले समझ लेना है कि टाइम एक्चुअल में हम कैसे जानेंगे। अगर टेंस एस्पेक्ट सिस्टम का कोई एक वाक्य हमारे सामने लिखा हुआ है तो वह किस टाइम को बिलोंग कर रहा है, किस टाइम से संबंधित है, इसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये सारी लर्निंग्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उस बात को समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो हमने सबसे पहली बात आपके सामने ये बोली कि जो टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में वो दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक नजरिया है रियल टाइम और दूसरा नजरिया है इमेजिनरी टाइम। रियल टाइम बोलने का मतलब हुआ वास्तविक समय, यानी ऐसा समय जहां पर वास्तव में घटनाक्रम प्रस्तुत किया जा सकता हो, यानी वास्तविक रूप में वहां पर घटनाक्रम को देखा जा सकता हो। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि मैं कल प्रातः 9 बजे स्नान कर रहा था, तो इसका मतलब यह है कि कल सुबह 9 बजे जितने लोगों ने हमें देखा होगा स्नान करते हुए, उतने लोग उस घटनाक्रम के साक्षी हैं, और उनको मैं प्रमाण स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं कि नहीं, मैं जो बात बोल रहा हूं वो पूर्णतः क्या है, सत्य है, और वो घटित हुई है। समय के किसी एक समय बिंदु पर या फिर किसी एक समय अंतराल में वह घटना क्या हुई है, घटित हुई है, यानी शुरू हुई है, कंटिन्यू रही है और उसके बाद में कंप्लीट हुई है। लेकिन इमेजिनरी टाइम की अगर हम लोग बात करें तो इसके आधार पर जो हम लोग कार्य या घटनाक्रम प्रस्तुत करते हैं उन्हें आप वास्तविक रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, या फिर उनके लिए आपके पास में उन्हें सत्य साबित करने के लिए आपके पास में कोई भी प्रमाण नहीं होता है। इसी वजह से इमेजिनरी टाइम में केवल और केवल किसी भी कार्य, अवस्था, प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि के संबंध में इमेजिनरी टाइम में केवल और केवल कल्पना या संभावना, प्रबल संभावना, भविष्यवाणी, यही सारी बातें प्रस्तुत की जा सकती हैं। अभी हम लोग इन सारी बातों को डिटेल में 1 बाय 1 सीखने वाले हैं, और चीजों को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में उसे भी हम लोग इसी लेक्चर में लर्न करेंगे। तो हमने कहा कि जो टाइम है वो दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक रियल टाइम यानी वास्तविक समय जहां पर वास्तव में घटनाक्रम हुआ है और उसे प्रमाणित किया जा सकता है, या फिर उसका दर्शन किया जा सकता है, मतलब उसको साक्ष्य रूप में देखा जा सकता है, समक्ष देखा जा सकता है। ठीक है। और एक हमारे पास में दूसरा नजरिया है जिसे हम लोग इमेजिनरी टाइम कहते हैं। इमेजिनरी टाइम में एक्चुअल में एक्शन, स्टेट, प्रोसेस या इवेंट होता ही नहीं है, बस केवल इनके संबंध में कुछ बातों को पहले से ही क्या कर दिया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो हमने कहा रियल टाइम में जो सबसे पहला प्रकार हो सकता है उसे हम लोग पास्ट टाइम कहते हैं। पास्ट टाइम उस समय को दर्शाता है जो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पूर्व के समय अंतराल में आपके सामने आया है। और हमारे पास में जो दूसरा रियल टाइम है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टाइम।
ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टाइम। हमने यहाँ पर पास्ट टाइम को इसलिए पहले लिखने की कोशिश की है क्योंकि अगर आप टाइमलाइन पे प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बाएं आपको मिलेगा पास्ट टाइम, उसके बाद मिलेगा प्रेजेंट टाइम और उसके बाद में क्या मिलेगा, फ्यूचर टाइम। तो प्रेजेंट टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम को आप जानते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान समय कह सकते हैं। वर्तमान समय बोलने का मतलब क्या, वह समय जिसमें हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। अब ये वार्तालाप पीछे के समय के कार्यों को व्यक्त करने के लिए है कि इसी समय से संबंधित कार्यों को व्यक्त करने के लिए है, या फिर बाद में आने वाले समय से संबंधित कार्यों की संभावना, प्रबल संभावना इत्यादि को व्यक्त करने के लिए है। ये तय करेगा कि हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे कि पास्ट टेंस यूज करेंगे कि फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास में जो रियल टाइम हुआ यानी वास्तविक समय हुआ, जहां पर वास्तव में घटनाक्रम देखे जा सकते हैं या प्रमाणित किए जा सकते हैं, उस टाइम को हमने दो प्रकार से डिफाइन किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। एक को हमने बोला है बीता हुआ समय यानी पास्ट टाइम, और दूसरे को हमने बोला वर्तमान समय यानी जो समय चल रहा है, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, प्रेजेंट टाइम। अब इसके बाद में आते हैं इमेजिनरी टाइम पर। इमेजिनरी टाइम वह टाइम है जहां पर हम लोग किसी भी कार्य या घटना को जो है प्रस्तुत नहीं कर सकते, प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन उसके संबंध में हम लोग कल्पना, संभावना, प्रबल संभावना, भविष्यवाणी, योजना या समय सारणी इत्यादि चीजें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम लोग इस वाले टाइम को, इमेजिनरी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम बोलने का मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, अगर साधारण शब्दों में लिखें तो हम लोग इसको कह सकते हैं आने वाला समय, यानी जो अभी तक नहीं आया है, यानी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, वार्तालाप के समय के बाद का आने वाला काल्पनिक समय क्या कहलाता है, फ्यूचर टाइम कहलाता है। बातें आपको क्लियर है? तो संभवतः इतने डिस्कशन से आपने ये समझा होगा कि जो हमारा टाइम है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो रियल टाइम हो सकता है या फिर वो इमेजिनरी टाइम हो सकता है। रियल टाइम हमारा दो तरीके का है, एक है बीता हुआ समय जिसको हम पास्ट टाइम कहते हैं, एक है वर्तमान समय यानी जो चल रहा है जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम कहते हैं, और इमेजिनरी टाइम को हम लोग फ्यूचर टाइम के नाम से जानते हैं। और फ्यूचर टाइम बोलने का मतलब मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद में आने वाला काल्पनिक समय जो अभी तक आया नहीं है। अब इन तीनों प्रकार के समय को हम अपने टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के वाक्यों में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। क्या करने के लिए इनको इंक्लूड करते हैं, हम लोग किसी भी एक्शन, स्टेट, इवेंट या प्रोसेस का टाइम बताने के लिए हम लोग इनको विभिन्न प्रकार के शब्दों या फ्रेजेस के द्वारा अपने सेंटेंसेस में इनको जगह देते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस एस्पेक्ट सिस्टम का यदि वाक्य लिखा हुआ है तो वो किस टाइम को बिलोंग कर रहा है, पास्ट टाइम को कि प्रेजेंट टाइम को कि फ्यूचर टाइम को। इन बातों पर जाने के पूर्व एक छोटी सी बात आपसे करनी है, वो ये कि अगर हमारे पास में यहाँ पर एक टाइमलाइन है, हमारे पास में यहाँ पर क्या है, एक टाइमलाइन है जिसको हम लोग एज यूजुअल क्या कहते आए हैं, इसको हम लोगों ने बोला है समय रेखा, यानी एक ऐसी रेखा जिस पर हम लोग समय को दर्शाने की कोशिश करें। तो हमारे पास में कुल कितने समय हैं, तीन प्रकार के समय है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो हम लोग बिल्कुल कहीं बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन करते हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट टाइम। इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान का समय। और इस प्रेजेंट टाइम के पूर्व के समय अंतराल का जितना भी समय है उस पूरे समय को हम लोग क्या कह देते हैं, पास्ट टाइम। और इस मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद का जो हमारे पास में काल्पनिक समय है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं फ्यूचर टाइम। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम बोलने का मतलब आने वाला समय। तो हम लोग इस तरीके से समय को समय रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी प्रस्तुत कर सकते हैं। बात आपको समझ में आई? इस बात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा जो हमने आपके सामने व्यक्त करने की कोशिश की है। अब आते हैं इस बात पर कि अगर कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है और उस सेंटेंस को टेंस एस्पेक्ट सिस्टम का प्रयोग करके बनाया गया है, अर्थात उस सेंटेंस में हम लोगों ने किसी कार्य, अवस्था,
प्रक्रिया या कार्यक्रम इत्यादि के समय को वार्तालाप के समय के सापेक्ष में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो हम लोग वहां पर किसी भी कार्य अवस्था प्रक्रिया या कार्यक्रम के समय को कैसे निकालेंगे कि वो हमारा पास्ट टाइम का है कि प्रेजेंट टाइम का है कि फ्यूचर टाइम का है। तो मित्रों, अब तक के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने ये जानकारी हासिल कर ली है कि टेंस किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का होता है, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या चीजें होती हैं। इन सभी बातों को हम लोगों ने सीख लिया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर के अब तक के सेशन में हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि टाइम विद इन टेंस एस्पेक्ट सिस्टम, यानी टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के अंतर्गत व्यक्त किया जाने वाला जो टाइम है वो कितने तरीके का होता है। और साथ ही साथ में हम लोगों ने जाना कि रियल टाइम और इमेजिनरी टाइम किस तरीके के होते हैं। अब हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स की मदद से, कुछ एक सेंटेंसेस की मदद से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इस वाक्य में टाइम को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है और उसके जरिए व्यक्त किया जाने वाला प्रेजेंट टाइम है कि पास्ट टाइम है कि फ्यूचर टाइम है। और साथ ही साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि वर्ब का जो फॉर्म इस सेंटेंस में प्रयोग में आ रहा है, उस वर्ब के फॉर्म के जरिए व्यक्त किया जाने वाला टेंस एस्पेक्ट सिस्टम कौन सा है। यानी प्रत्येक वाक्य में हम लोग टेंस और टाइम दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेंस और टाइम दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जबकि दोनों ही बातें एक ही सेंटेंस में एक ही कार्य के संबंध में व्यक्त की जा सकती हैं। तो चलिए कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इन सारी बातों को समझने के लिए। हमारे पास में जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। हमने आपके सामने लिखा हुआ है आई वॉज राइटिंग समथिंग ऑन पेपर, आई वॉज राइटिंग समथिंग ऑन पेपर एट 9 AM। ठीक है, ये सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा और इस सेंटेंस का अनुवाद होगा मैं 9 बजे सुबह में कुछ पेपर पर लिख रहा था। मैं 9 बजे सुबह में कुछ पेपर पर लिख रहा था। ठीक है, आई वॉज राइटिंग समथिंग ऑन पेपर एट 9 AM। अब अगर हम लोग इस पूरे सेंटेंस को देखें तो इस पूरे सेंटेंस में टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला अलग शब्द होगा और टेंस को बताने वाला अलग शब्द होगा। टाइम बोलने का मतलब प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, यानी बीता हुआ समय, वर्तमान समय और आने वाला समय। और टेंस बोलने का मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी जो कार्य हमारे सामने दिया गया है इस वाक्य में वो कार्य हमारे मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के समय का है या उसके पूर्व के समय अंतराल का है या फिर उसके बाद में आने वाले काल्पनिक समय अंतराल से है। अगर पूर्व के समय अंतराल का है तो पास्ट टाइम, उसी समय का है जब हम उस कार्य के संबंध में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस, और यदि हमारे पास में मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद के आने वाले काल्पनिक समय अंतराल से कोई एक्शन है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस। और ये चीज हमें बताएगा कौन? वर्ब का फॉर्म। हम लोगों ने पहले ही डेफिनेशन में तय किया था टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस क्या है? क्रिया का एक रूप है। तो सबसे पहले अगर हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है किसी भी वाक्य का तो हमें उस वाक्य के वर्ब को हमें पकड़ना पड़ेगा कि उस वाक्य में वर्ब कहां पर लिखी हुई है। तो अगर हम लोग इस वाक्य की बात करें तो आई हमारा क्या हो जाएगा? आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, और वाज भी हमारा एक वर्ब है और राइटिंग भी हमारा एक वर्ब है। वाज हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम लोग प्राथमिक सहायक क्रिया या फिर हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब कहां से आती है? बी फैमिली से आती है। हेल्पिंग वर्ब की कुल यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की कुल 3 फैमिली होती है। पहली फैमिली बी फैमिली, दूसरा हैव फैमिली और तीसरा डू फैमिली। तो उनमें से बी फैमिली में से हम लोगों ने निकाला किसको? वाज को। और इसके बाद में हमारे पास में वर्ब का एक फॉर्म लिखा हुआ है जो कि हमारे लिए मेन वर्ब का काम कर रही है। ये शब्द हमारे लिए क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब, यानी मुख्य क्रिया भी हम लोग इसे बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पर जो मेन वर्ब प्रयोग में लाई जा रही है
उसको हम लोगों ने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया हुआ है। यानी क्रिया का जो प्रथम रूप होता है उसमें हम लोगों ने आईएनजी लगा करके किसको बनाया है? राइटिंग को बनाया है। तो ये दोनों लोग मिल करके वर्ब का एक रूप हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये दोनों बातें मिल करके आपस में क्या कर रही हैं? वर्ब का जो कंप्लीट फॉर्म है, जो आपने इस पूरे सेंटेंस में यूज किया है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का काम कर रही है। तो अगर यही वर्ब का फॉर्म है तो इसी के जरिए हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब कभी भी हमारे पास में वाज अथवा वर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके वर्ब का फॉर्म बनाया जाता है, तो इस टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहां पर पास्ट हमारा टेंस है और कंटिन्यूअस हमारा क्या है? एक्शन का एस्पेक्ट है। यानी एक्शन किस तरीके का है? प्रोग्रेसिव है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट यूज किया? कंटिन्यूअस टेंस यूज किया, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट हम लोगों ने यूज किया। तो हम लोग इस एस्पेक्ट को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसे हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी हम लोग इसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो एक्शन है वो किस मोड में है? कंटिन्यूअस मोड में है। और उसी एक्शन की कंटिन्यूटी को हम लोगों ने मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पूर्व के समय अंतराल के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे व्यक्त करने की कोशिश की है, और वो पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास में एट के बाद में यहां पर लिखा गया है। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये एक्चुअल में कहाँ का है? ये पॉइंट ऑफ टाइम हमारे वार्तालाप के समय के पूर्व के समय अंतराल का कोई एक समय बिंदु है, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जहां पर हम लोगों ने इस राइटिंग यानी लिखने के कार्य की कंटिन्यूटी यानी अनवरतता को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों ने क्या किया है? एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये एक्शन के बारे में अगर हम लोग डिटेल में चर्चा करें तो हम लोगों ने ये कहा कि मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यानी वार्तालाप के समय के पूर्व के समय अंतराल में ये एक्शन हो रहा था, और कितने बजे हो रहा था? 9 बजे सुबह में हो रहा था। और उसी बात को आज की डेट में क्या किया गया? एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई आपके सामने। उसी एक्शन को मोमेंट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो हम लोगों ने बोल दिया कि भाई ये जो वर्ब का फॉर्म है ये हमको बताएगा कि टेंस कौन सा है, और ये वाला जो पॉइंट ऑफ टाइम आपके सामने दिया हुआ है ये पॉइंट ऑफ टाइम हमको बताएगा कि जो यहाँ पर टाइम व्यक्त किया जा रहा है वो टाइम हमारा पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। तो अगर हम लोग बात करें एट 9 AM और उसके बाद में हमारे पास में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एस्टरडे नहीं लिखा हुआ है, टुडे नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी दशा में हम लोग इसको टुडे मानेंगे। इसको हम लोग क्या मानेंगे? टुडे मानेंगे। और यदि इसके साथ में लिख दिया जाता है एस्टरडे, तो हम लोग ये जो 9 बजे की सुबह यहाँ पर लिखी गई है इसको हम लोग मान लेते बीते हुए कल के 9 बजे सुबह की बात। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज कब की है? आज की ही है, लेकिन हम जो ये सेंटेंस डिलीवर कर रहे हैं वो 9 बजे सुबह के बाद में डिलीवर कर रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे टेंस कौन सा यूज किया? पास्ट का टेंस यूज किया। जब कभी भी कोई भी एक्शन मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पूर्व के समय अंतराल को बिलोंग करता है तो वहां पर हम लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं। और चूंकि पास्ट के टाइम में यानी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के पूर्व के समय अंतराल में ये एक्शन इतने बजे कंटिन्यूअस मोड में था यानी अनवरत रूप से चल रहा था, इस वजह से हम लोगों ने पास्ट टेंस का कौन सा एस्पेक्ट यूज किया? कंटिन्यूअस एस्पेक्ट यूज किया। तो हमारा पूरा टेंस एस्पेक्ट सिस्टम इन दोनों वर्ब को मिला करके हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जो टाइम इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अब हमें एक और शब्द की तरफ बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसमें भी हम लोग इसी तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि टेंस एस्पेक्ट सिस्टम कौन सा है और टाइम को व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है या फ्रेज कौन सा है। ठीक है, अगले सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो अगले सेंटेंस में आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है अगले सेंटेंस में इस तरीके से लिखा हुआ है, रोहन is dancing in the class. रोहन is dancing in the classroom.
अगर इस पूरे सेंटेंस की बात की जाए तो इस पूरे सेंटेंस में टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी शब्द नहीं है, और उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है जिस पर हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले हम लोग टेंस यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम लोग टेंस की बात करें तो टेंस को बनाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया का रूप। तो और क्रिया का पोर्शन कहां से कहां तक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है। और इसके बाद में ये हमारे पास में है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, बी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। और अगर हम लोग डांसिंग की बात करें तो ये हमने यहाँ पर क्या लिखने की कोशिश की है आपके सामने, डांसिंग के जरिए हम लोगों ने यहाँ पर मेन वर्ब लिखने की कोशिश की है। मेन वर्ब को दूसरे किस नाम से जानते हैं, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जाना जाता है। और इस प्रिंसिपल वर्ब को हमने किस तरीके से बनाया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया है। तो जब कभी भी वर्ब बी के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो ये आपको एक कंटिन्यूअस एक्शन की कंटिन्यूटी या फिर खुद ही कंटिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ में एज एम आर के साथ में अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है तो ये जो क्रिया का रूप है ये हमको बताता है टेंस। कौन सा टेंस बताता है भाई, हमें ये बताता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस एस्पेक्ट सिस्टम हमारा डिफाइन हो गया वर्ब के फॉर्म के द्वारा। अब इसके बाद में आपको क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, सब्जेक्ट हमारा हो गया, वर्ब का फॉर्म हो गया जिसने क्या आइडेंटिफाई कर दिया, टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के बारे में हमको सूचना दे दी कि कौन सा टेंस एस्पेक्ट सिस्टम है। अब इसके बाद में हमारे पास में है एक प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के बाद में हम लोगों ने वो प्लेस लिखा है, वो स्थान का नाम लिखा है जहां पर ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम कह रहे हैं इज डांसिंग, इट मींस एट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज हैपनिंग। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इज के साथ में, एम के साथ में, आर के साथ में हम लोगों ने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके एक एक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हो, व्यक्त करने की कोशिश की हो, तो वो एक्शन मोमेंट ऑफ स्पीकिंग पर यानी वार्तालाप के समय पर जारी है, बंद नहीं हुआ है। इस वजह से उसका जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 9 बजे हमने बोला, 9 बजे हमने देखा है रोहन इज डांसिंग इन द क्लासरूम, फिर अभी हम देख रहे हैं दैट रोहन इज डांसिंग इन द क्लासरूम स्टिल, यानी अभी भी वो क्या कर रहा है, क्लासरूम में नाच रहा है। तो जब हम बोलने जा रहे हैं उसी सेम टाइम पे ये एक्शन घटित हो रहा है, और मेरे बोलने के बाद भी ये एक्शन बंद नहीं हुआ है। इस वजह से ये जब तक जारी रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार का टाइम जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एक्शन है वो समय के अगले पड़ाव, अगले हर एक पड़ाव पे अपना क्या कर रहा है, रूप धीरे धीरे करके बदल रहा है। अभी ये कंटिन्यू है। तो एक नियम इस तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में मोमेंट ऑफ स्पीकिंग को व्यक्त करने वाले पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन नहीं किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास में टाइम को व्यक्त करने वाला कोई भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम कोई भी शब्द नहीं हमारे पास में है। लेकिन अगर हम लोग टेंस की बात करें तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम जो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं वो एक्चुअल में मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ही है पॉइंट ऑफ टाइम। इस वजह से हम लोग इसे बोलेंगे कि यहां पर हम लोग कौन सा टाइम यूज कर रहे हैं, यहां पर हम लोग जो है प्रेजेंट का टाइम यूज कर रहे हैं, यानी ये जो एक्शन है वो किस समय का है, वर्तमान समय का है। बात आपको क्लियर हुई। एक और सेंटेंस हम आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा, एक हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस, एक हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने ये पाया कि बीते हुए समय अंतराल से किसी भी एक समय बिंदु पर अगर कोई एक्शन जारी है और उसे आज की डेट में अपने लिसनर्स के सामने हमें प्रस्तुत करना है तो हम लोग वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ में वो पॉइंट ऑफ टाइम भी प्रयोग में लाते हैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने वो एक्शन ऑब्जर्व किया होता है, जिस पॉइंट पर हमने उसको कंटिन्यू मोड में देखा होता है। अब एक और एक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगला सेंटेंस हमने आपके सामने इस तरीके से लिखा, ही will be coming, he will be coming home
ही विल बी कमिंग होम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये सेंटेंस हमने आपके सामने लिखने की कोशिश की। और सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि टेंस एस्पेक्ट सिस्टम कौन सा है। ही के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ही हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है। और विल बी के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहां से यहां तक हमारे पास में क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और ये भी हमारा बी फैमिली का एक रूप है। और कमिंग हमारे पास में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग में लाया गया है। इसे हम लोग दूसरे शब्दों में प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और इसे भी हम लोगों ने किस तरीके से बनाया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया गया। और अगर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया है तो ये या तो कंटिन्यूअस एक्शन को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी एक्शन की कंटिन्यूटी के संबंध में कुछ बातें व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। ये दो ही एक ऐसे रूप हैं, ये दो ही बातें हैं जिनको हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके वर्ब के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अगर हम इन दोनों चीजों को मिला देते हैं एक साथ में, तो ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके जरिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहेंगे जहां पर विल बी, शैल बी के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला जो है वर्ब का रूप हमको मिलेगा। तो ये हमारा टेंस डिफाइन हो गया। ठीक है, अब इस टेंस के साथ में हमारे पास में होम उस प्लेस का नाम है जहां पर वो आ रहा है, आने वाला है। और नेक्स्ट मंथ यहां पर हमको एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है या एक पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में एक्सप्लेन किया गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट मंथ की बात करें तो मंथ का मतलब हुआ महीना और नेक्स्ट का मतलब हुआ अगला। अगला बोलने का मतलब क्या हुआ, अगला बोलने का मतलब हुआ मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद में आने वाले काल्पनिक समय अंतराल का एक अगला महीना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे जो टाइम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसा टाइम है, फ्यूचर टाइम है। तो नेक्स्ट मंथ के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे टाइम क्या बोल दिया, फ्यूचर टाइम। अब एक और बात यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करनी है, विल बी कमिंग के जरिए हम लोग कोई एक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग एक्शन से संबंधित एक योजना को जो कि पूर्व निर्धारित है उसे आज की ही डेट में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं ही विल बी कमिंग होम नेक्स्ट मंथ, तो इसका ये बिल्कुल भी अर्थ आप इस तरीके से मत निकालिएगा कि वह अगले महीने अपने घर आ रहा होगा, वह अगले महीने अपने घर आ रहा होगा। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अगर आप आगे के टाइम को, अभी भविष्य काल में आप किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे आप बता सकते हैं। हम लोग केवल और केवल किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी, उसके बारे में इमेजिनेशन, उसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, उसके बारे में सर्टेन प्रेडिक्शन, या फिर उसके बारे में किसी भी प्रकार की प्लानिंग, या फिर उसके बारे में कोई शेड्यूल, इन सभी चीजों को बता सकते हैं। लेकिन किसी भी एक्शन की कंटिन्यूटी को फ्यूचर के टाइम से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर का टाइम वो टाइम होता है जो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद में आने वाला काल्पनिक समय होता है। अभी वो आया नहीं है, तो अगर आया नहीं है तो एक्शन का इनिशिएशन नहीं हुआ है, और अगर एक्शन की शुरुआत नहीं हुई है तो एक्शन की कंटिन्यूटी का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो अगर हम लोग यहीं पर एक और सेंटेंस हम आपके सामने लिखें, इसी सेंटेंस में अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, ही विल कम होम नेक्स्ट मंथ, तो ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस यहां पर हम लोगों ने जो टेंस एस्पेक्ट सिस्टम यूज किया है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एस्पेक्ट सिस्टम यूज किया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने यहां पर यूज करने की कोशिश की है, और ऊपर हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है यूज करने की कोशिश की है। बाकी सभी बातें सेम है, यहां पर भी हमने नेक्स्ट मंथ लिखा है, वहां पर भी हमने नेक्स्ट मंथ लिखा है। तो अगर यहां पर फ्यूचर टाइम है तो यहां पर भी हमारे पास में जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, यहां पर भी हमारे पास में फ्यूचर टाइम ही डिनोट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम लोग इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो इन दोनों सेंटेंसेस के जरिए एक ही प्रकार का भाव उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है।
ठीक है। अगर आप कहते हैं ही विल बी कमिंग होम नेक्स्ट मंथ, और अगर आप कहते हैं ही विल कम होम नेक्स्ट मंथ, तो दोनों एक ही बातें हैं। यहां पर आप कार्य को संभावित रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर आप कार्य को सुनियोजित रूप में संभावित रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहां पर कुछ प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं जो आपको पहले से ही पता है, और वो आपको थोड़ा बहुत करके बता दी गई है। और यहाँ पर ऐसा कुछ योजना नहीं बताया गया है, बस केवल यहाँ पर आप किसी भी कार्य के संबंध में संभावना को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन इन फ्यूचर टाइम आप व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे आप जो है सुनियोजित है कोई बात, और उस सुनियोजित बात का आपको कुछ तथ्य पता है, इस वजह से आप जो है उसी संभावना को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी वही पॉसिबिलिटी बता रहा है जो ये पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों ने ये भी देखा कि भाई यहाँ पर जो नेक्स्ट मंथ हमारा शब्द है, ये हमको बताता है फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम बोलने का मतलब मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद में आने वाला काल्पनिक समय अंतराल। और अगर हम लोग बात करें इन दोनों जो है वर्ब के रूप को मिला करके, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी विल बी शैल बी के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देता है। ठीक है, यानी वर्ब का रूप हमको टेंस आइडेंटिफाई करवा देता है, और ये जो शब्द या फ्रेज आपके सामने लिखे गए ये हमको टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे गए। तो हम लोगों ने देखा क्या कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस पास्ट के टाइम के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज किया जाता है। यानी अगर पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस आप लिख रहे हैं, और अगर आपने केवल ये लिख दिया ही वॉज राइटिंग समथिंग ऑन पेपर, तो ये सेंटेंस अभी अधूरा है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक डिमांड है पॉइंट ऑफ टाइम की, कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने उसको लिखता हुआ पाया था, वो पॉइंट ऑफ टाइम जब तक आप वहां पर मेंशन नहीं करते हैं तब तक ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, अधूरा है। और वो पॉइंट ऑफ टाइम आप एक शब्द के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो पॉइंट ऑफ टाइम आप एक फ्रेज के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इवन दैट किसी पॉइंट ऑफ टाइम को एक सेंटेंस के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी वाक्य में। तो हम लोग उस बात पर आते हैं कि जहां पर हमको जो पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर जो टाइम है वो कैसे किसी सेंटेंस के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कैसे किसी वाक्य के जरिए हम लोग टाइम को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के किसी भी एक वाक्य में, इस बात पर हम लोग विचार करते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने से हटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे। जैसा मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि इस लेक्चर में बहुत सारी ऐसी बातें आपको मिलेंगी जो आपने बहुत ही गहनता से जिन पर विचार विमर्श नहीं किया होगा, और वो सारी चीजें आपको नोट आउट करने की आवश्यकता पड़ रही होगी। ठीक है, तो अब हम लोग एक अगले बात पर आते हैं। बिल्कुल यही काम अभी भी हम लोग करेंगे। हम लोग केवल ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम लोग उस बात पर बिल्कुल नहीं आए कि टाइम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, इस बात पर अभी हम लोग बिल्कुल नहीं आए। अभी हम लोगों ने केवल ये काम शुरू किया है कि अगर हमारे पास में टेंस एस्पेक्ट सिस्टम का कोई एक वाक्य है, तो उस वाक्य में टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा शब्द, फ्रेज या फिर सेंटेंस है, और टेंस को कैसे हम लोग वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक सेंटेंस हम आपको इसी सीक्वेंस में एक और लिखते हैं आपके सामने। हमने यहां पे लिखा ही हैज बीन studying physics. He has been studying physics since I came here. अगर इस पूरे वाक्य को हम लोग देखें तो यहां पर हम लोगों ने दो बातें लिखने की कोशिश की है। एक बात हमने लिखी है he has been studying physics, और यहां पर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है। इसका मतलब या तो हम कंटिन्यूअस एक्शन को पूरा हम लोग व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी कंटिन्यूअस एक्शन के पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी कंटिन्यूटी को ऑब्जर्व करके उसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पर वर्ब के फॉर्म को आइडेंटिफाई करें टेंस को निकालने के लिए, तो ये चीज हमारे पास में हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास में लिखा गया हैव बीन, और सॉरी हैज बीन हमारे पास में हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब की भी बोलते हैं। और ये हैव फैमिली और बी फैमिली दोनों को मिला करके बनाया गया। इसके बाद में हमारे पास में क्या लिखा गया, मेन वर्ब लिख दिया गया,
मेन वर्ब को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? मेन वर्ब को हम लोग दूसरे शब्दों में प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। और इस प्रिंसिपल वर्ब को बनाया कैसे गया? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया गया। और जब इन दोनों वर्ब के फॉर्म्स को मिला दिया गया तो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब तैयार हुआ, जो हमको बताता है एक स्पेसिफिक पास्ट एक स्पेसिफिक टेंस एस्पेक्ट सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास में हैज बीन, हैव बीन के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके वर्ब का फॉर्म डिफाइन किया गया हो, या फिर हैड बीन के साथ में ये चीज लगाई गई हो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ में लगाया गया हो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये लोग हमको क्रमशः प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने का काम करते हैं। यानी ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है क्या करता है? अनुभव कराता है। या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम लोग हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब आते हैं अगले बात पर कि हमारे पास में टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा शब्द, कौन सा फ्रेज या कौन सा वाक्य इस पूरे सेंटेंस में दिया गया हो। फिजिक्स यहां पे क्या है? नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है। नेम ऑफ अ सब्जेक्ट मतलब एक विषय का नाम है। सिंस यहां पे क्या है? सिंस हमारे पास में एक प्रेपोजिशन है। सिंस हमारे पास में क्या है? एक प्रेपोजिशन की फील्ड से आता है। और इसे क्या करने के लिए लिखा जाता है? इसे पास्ट के किसी इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। इसके जरिए हम लोग क्या बताते हैं? पास्ट इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम इन पास्ट। मतलब पास्ट में कोई एक किसी कार्य के शुरुआती समय बिंदु को अगर हमें बताना है तो हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं? सिंस का प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर सिंस का प्रयोग हम लोग करते ही हैं इस बात के लिए कि हम लोग उसके जरिए क्या बताना चाहते हैं? इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद में ये जो इतनी बात हमने जोड़ रखी है पहले वाले सेंटेंस के साथ में, ये बात हमको एक्चुअल में क्या बता रही है? ये बात हमको एक्चुअल में बता रही है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का एक बिंदु। और ये पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ का है? पास्ट का है। यानी जब हम अपनी बात बोल रहे हैं दैट ही हैज बीन स्टडीइंग फिजिक्स, कि वह फिजिक्स पढ़ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ टाइम है मेरे वार्तालाप के समय के पूर्व के समय अंतराल से आता है। इस वजह से ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है। और इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा कि सिंस के जरिए हम लोग इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पे दो तीन बातें सीख ली। पहली बात आपने ये सीखी कि भाई पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में प्रेजेंट टेंस को व्यक्त किया जा सकता है। पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में प्रेजेंट टेंस को व्यक्त किया जा सकता है। टेंस हमारा यहाँ पे चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और टाइम हमारा यहाँ पे चल रहा है क्या? पास्ट का। और इन दोनों का आपस में एक तालमेल बिठाने का काम कौन कर रहा है? ये सिंस प्रीपोजिशन। हम लोगों को सेंटेंस में ऐसी रिक्वायरमेंट ही है कि ये कार्य शुरू हुआ है पास्ट में, और हम लोग बात कब कर रहे हैं? आज की डेट में। और अभी तक ये कार्य क्या है? कंटिन्यू है। अगर ये अभी आकर के कंप्लीट हो चुका होता तो हम लोग यहां पर यूज करते प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और फिर भी वहां पर हम लोग यहां पर क्या लगा देते? पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम लगा देते, या उसके साथ में पीरियड ऑफ टाइम लगा देते। तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई टाइम हमारा अलग हो सकता है और टेंस हमारा अलग हो सकता है। टाइम हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है? ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है और टेंस का एस्पेक्ट कौन क्लियर करता है? टेंस का एस्पेक्ट हमें क्लियर करता है वर्ब का फॉर्म। अगर हमारे पास में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो हमारा जो
और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे भी हम लोगों ने समझने की एक बेहतरीन कोशिश की। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा। एक सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। अगर ये सेंटेंस हमने आपके सामने लिखने की कोशिश की तो आपको पता होगा, ये हर एक बच्चा जानता है कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस हम लोग लगा दे रहे हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, तो हम लोग यहां पर टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। हम लोग कोई भी टेंस जानते हो या ना जानते हो, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना जानते हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब का फॉर्म हमको बता देगा कि कौन सा टेंस है। ठीक है, अब ये बातें हम लोग बाद में लर्न करने वाले हैं कि कौन से टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म डिफाइन किया जाता है और क्यों डिफाइन किया जाता है, मतलब क्यों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को व्यक्त करने के लिए लगाया गया है, या फिर क्यों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी है वो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को व्यक्त कर रही है। इन सभी बातों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले। ठीक, तो हमने बोल दिया कि भाई ये जो वर्ब का फॉर्म है ये हमको टेंस बताएगा, क्योंकि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये चीज तय हो गई। न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या है, वो वस्तु है जिसके लिए इस एक्शन को किया जाता है या जिसकी सहायता से ये एक्शन किया जाता है। ठीक है, ही रीड्स, व्हाट डज ही रीड, न्यूज़पेपर, यानी वह क्या पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये नहीं है तो ये एक्शन अधूरा है, क्योंकि रीडिंग करने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसे पढ़ा जाए। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया कि भाई ये चीज हमारे पास में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रखी गई है। डेली यहाँ पे क्या बताता है, डेली यहाँ पे बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, कि मतलब जो एक्शन आप यहां पर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है, यानी उसको कितने पीरियड ऑफ टाइम के बाद में रिपीट किया जाता है। तो डेली बोलने का मतलब क्या हुआ, दैनिक। दैनिक बोलने का मतलब क्या हुआ, प्रतिदिन इसे रिपीट किया जाता है। मतलब 24 घंटे का टाइम हो गया तो उसके बाद में ये एक्शन रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है। बात आपको समझ में आई? तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आज वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो इसके पहले 24 घंटे पहले उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, और पिछले 24 घंटे के पिछले 24 घंटे पहले भी उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, और ये आपने कई बार देखा और कई बार एनालाइज करने के बाद में प्रेजेंट के टाइम में आपने इसको जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की। यानी सर्टेन रिपीटेड एक्शन इन पास्ट एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय अंतराल के बाद में कोई एक एक्शन है जो पास्ट के कई जो है पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, रिपीट हुआ है, और आप ये जानते हैं कि वो आज भी रिपीट हुआ है या फिर हो रहा है, तो हम लोग उस प्रकार के सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हम लोग इस सेंटेंस की बात करें और इस डेली के शब्द की बात करें, तो ये जो डेली का शब्द है ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन बताने की कोशिश कर रहा है, यानी इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो शब्द है ये हमको प्रेजेंट का भी टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो शब्द है ये हमको पास्ट का भी टाइम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट दोनों का टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है डेली के जरिए। डेली बोलने का मतलब दैनिक, दैनिक बोलने का मतलब आज भी और कल भी और इसके पहले का परसों भी। बातें आपको समझ में आई? तो टाइम को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है, और टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। यानी अगर हम लोग वर्ब के फॉर्म्स को समझ लें अच्छे तरीके से तो हम लोग टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और टाइम को अगर हम लोग समझ लें कायदे तरीके से कि कैसे टाइम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो हमारे लिए टाइम और टेंस दोनों को किसी भी वाक्य में व्यक्त करना और उनका तालमेल समझना, यानी उनका क्या है आपस में तालमेल, और उनके बेसिस पे वो दोनों एरर फ्री होकर के लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं, यानी इसका इसके साथ में तालमेल बैठता है कि नहीं बैठता है, इन सभी बातों को भी हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपसे बस इतनी ही बातें करना चाहते थे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इस लेक्चर सीरीज को आगे ले जाने के लिए। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से अपनी लर्निंग को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।